आज हम राजेंद्र बाला घोष जी के द्वारा रचित एक कहानी भाई बहन पढ़ेंगे। राजेंद्र बाला घोष जी दिव्यांग महिला के नाम से भी जानी जाती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज नाट्य अमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं। दोनों भाई बहन पिता का दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो भी हो, पर रंग खूब गोरा होने की वजह से लोग उसे साहब कहकर पुकारते थे। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी और बहन की उम्र कुछ 6-7 वर्ष की होगी। उसका नाम तो सुंदर नहीं था, पर लोग उसे प्यार से सुंदरिया कहा करते थे। एकाएक की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने को चली थी। उसी के भरोसे जो चीज़ें दिखती उस पर टूट पड़ती थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह लूँगी, मैं वह मोल लूँगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल है, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्रायः उसे कहा करती थी, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ें भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। माँ की यह बातें सुंदर को हमेशा ध्यान में रहती थी और उसे यह दृढ़ विश्वास था कि 4 ही पैसे में वो सब मोल ले सकती है। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा न हुआ। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं, यह बात उसे कभी भी दुख नहीं दे सकती। निज अवस्था में संतुष्ट रहना ही और उसका अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। साहब सुंदर की मूर्खता भरी बातें पिता को कहने लगा। वह बेचारे इस साहब के मतलब को ना समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले देंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ एक एक पैसे सुंदर को देकर बोला, लो, हो न गए, 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेंगी कि ज़्यादा। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो मैं तो सब चीज़ ले सकता हूँ ना। तब बेचारी सुंदर देवी बड़े भोलेपन से भाई के मुख की ओर ताकती हुई बोली, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी नहीं दोगे भैया? सुंदर की इस बात से साहब को लज्जित होना पड़ा। मेला देखकर निज इच्छा अनुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ मेला देखने जाते हैं, जहाँ की आज किसी नाटक में ये नाट्य इमली का भरत मिलाप था और वहाँ मेला भी चल रहा था। और मेले में जो सुंदर देवी थी उसके पास कुछ कम पैसे थे, 3 या 4 ही पैसे थे, पर वो उसी पैसे में सब कुछ खरीद लेना चाहती थी। यह सब सुनकर उसका भाई जो साहब था वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। और इसके बाद उसकी बहन उससे बोलती है, क्या तुम उसमें से मुझे थोड़ा नहीं दे सकते? यह सुनकर उसका भाई थोड़ा लज्जित हो जाता है। इसके बाद वो सारी बातें अपने पिता को बताने की कोशिश करता है, पर उसकी पिता उसकी बात को ना सुनते हुए कहते हैं कि ठीक है, जो भी चाहिए वो हम सब लौटते वक्त ले देंगे। फिर वो लोग अपने अपने इच्छा अनुसार जो जो खरीदना था वो खरीदे और सब साथ में शाम को घर वापस लौट आए। अब एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोली, बड़े भैया देखो, साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। यह कहकर साहब चट से रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगे। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वह भी चट से खिलौना ले आई। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोला, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चलिए दिखाने, देखो मेरी गाड़ी चाबी लगा देने से कैसे दौड़ती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी।
तब श्री राम हंसकर बोला, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर। साहब तो पूरा बेवकूफ़ है, नाहक 5 आने दूसरे देश के कारीगर को दे आया। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरे देश कैसा? मैं तो रामदिन बिसादी से यह गाड़ी ले आया हूँ। फिर श्री राम बोला, हाँ, मोल तो तुमने रामदिन से ही ली है, लेकिन रामदिन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया है या नहीं? वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं, और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं, उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनको पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते, ना तुम्हें रंज होता, किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है वो पहले आप ही नीचा देखता है। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, ना आप देखते। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में तो अच्छे हो, पर बड़े अभिमानी हो। शायद यह दोस्त तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम हरि राम कहकर पुकारे जाओगे। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया है किसने। अब ज़रा सोचकर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं? आज तुमने इसे मोल लिया, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। इसी तरह सुई, डोरा, कंघी, दिया सलाई इत्यादि छोटी मोटी चीज़ों के लिए कितना रुपए दूसरे देश वाले ले जाते हैं, उसका लेखा जोखा लगाने चले तो छाती दहल जाती है। और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। हम सब अपनी करनी से ही दिन पर दिन गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं है। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे ये तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर भी वही अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से ही देसी चीज़ों को काम में लाओगे तो मैं स्वदेशी बनी हुई कोई एक उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम में दूंगा। तो आगे हमने पढ़ा था कि वो दोनों भाई बहन मेले से वापस चले आते हैं। अब वो लोग जब मेले से वापस चले आते हैं तो शाम के समय में ये जो साहब के जो बड़े भाई होते हैं श्री राम, वो दिए के उजाले में पड़ रहे होते हैं, और फिर वही दोनों भाई बहन उसके पास आकर बैठ जाते हैं। और फिर साहब अपना जो खिलौना होता है रेलगाड़ी का, वो अपने बड़े भाई और बहन को दिखाते हुए कहता है कि देखो कितना अच्छा खिलौना है, इसमें चाबी लगाने से ये दौड़ पड़ता है। फिर सुंदरिया भी अपना खिलौना दिखाती है तो साहब उसका मजाक उड़ाता है। इस बात पर जो उन लोग के बड़े भाई होते हैं वो उसे समझाते हैं कि कैसे साहब अपने देश का नुकसान कर आया है, क्योंकि उसने जो खिलौना खरीदा है वो जर्मनी के कारीगरों ने बनाया है। और ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ों को हम लेते हैं जो कि दूसरे देशों के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसके लिए हमारे देशों से लाखों लाखों पैसे चले जाते हैं, जिस वजह से दूसरे देश के जो कारीगर होते हैं वो तो खा पी कर मोटे ताजे हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनकी आमदनी हो रही है, पर हमारे देश के जो कारीगर हैं वो दिन पर दिन गरीब से गरीब हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्वदेशी चीज़ों का महत्व समझाते हुए श्री राम अपने भाई को सलाह देता है कि वह आज से ही, अभी से ही स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करे, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसका भाई उसे कोई एक बहुत ही अच्छी सी स्वदेश की बनाई हुई चीज़ उसे तोहफे में देगा।
ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 वर्ष हो गए। अब बाबू हरिराम वर्मा BL शहर के एक नामी वकीलों में से एक है। यद्यपि शहर में कई अच्छे अच्छे पुराने वकील हैं, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुवा होने के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। हरिराम ने निज व्यय से मातृ भंडार नाम का एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेशी बनी चीज़ें मिलती हैं। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई के इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। सुंदर देवी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतोह हो गई। ये उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन है। अब सुंदर देवी अपने घर की मालकिन हुई है और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों में सहकारिणी बनी है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 20 वर्ष बाद जब साहब और जो उसकी बहन सुंदरिया होती है, यानी कि सुंदर देवी होती है, उन दोनों के ऊपर अपने भाई की बातों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि इस जो साहब होता है वो बड़ा होकर एक बहुत नामी वकील बनता है और देश के हित में काम करने के वजह से उसका बहुत ही नाम रहता है देश में। और उसने अपने पैसे से अपने खर्च पर एक मातृ भंडार भी खुलवाई है, जिसमें हर ज़रूरत की चीज़ें मिलती है और वो सारी चीज़ें स्वदेशी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंदर देवी जो होती है उसकी 11 वर्ष में शादी करा दी जाती है। उसका जो पति होता है वो भी बहुत देश हितैषी होता है, जो कि अपने देश के हित में काम करता है। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, बहुत पहले लिखी गई है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं कि सुंदर देवी का जो विवाह है वो बहुत ही कम वर्ष में कर दिया गया है। इस पूरी कहानी के माध्यम से ये जो लेखिका है वो हमें दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रही थी। पहला जो इस कहानी का मेन मुद्दा था वो था कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना और उसको बढ़ावा देना, और दूसरा जो कि हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था वो यह कि हमारे पास जो चीज़ें जितनी चीज़ें रहती है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, इससे हमें खुशी मिलती है और हमारी इच्छाएं भी पूरी होती है, जो कि सुंदर देवी के माध्यम से लेखिका ने हमें समझाने की कोशिश की थी। तो इसी के साथ ये कहानी शुरू होती है। पूरी कहानी का मेन मुद्दा यही रहता है कि स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।